अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, हर रोज नित नई खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ सियासी हलचल है तो दूसरी तरफ महंगाई हाथों से निकलती जा रही है। महंगाई के मारे अवाम कोरोना के वार भी सहने पर मजबूर है। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं पाकिस्तानी अवाम से ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो कोरोना को सीरियस लें और हुकूमत के बताए गए SOPs पर अमल करें, क्योंकि इसमें हमारा अपना फायदा है। नाजरीन, हालात की इस बदलती रविश से निमटने का सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि हम पूरी तरह अपने गिरदोपेश से बाखबर रहें। और आपको बाखबर रखने के लिए मैं महानूर इफ्तिखार यहाँ मौजूद हूँ। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं महानूर इफ्तिखार कराची की हफ्ते भर की खास खबरें आप तक पहुँचाऊंगी और यही नहीं, लाहौर से सारे हफ्ते की अहम खबरें भी आपको इसी प्रोग्राम में मिलेंगी। और लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें ये हैं। बॉक्सर आमिर खान की पाकिस्तान आमद, गवर्नर पंजाब से मुलाकात, मिडिल ईस्ट बॉक्सिंग मेले का शहर लाहौर में इनेकाद, हुकूमत पंजाब का शहर लाहौर के लिए बड़े तरक्याती बजट का ऐलान, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में हुआ इजाफा, बागों के शहर लाहौर में धुंध के साए गहरे हो गए, ऑरेंज ट्रेन लेस्को ने 7 करोड़ रुपए का पहला बिल जारी कर दिया, शहर लाहौर में जराइम की शरह में साल 2020 में 15% का इजाफा, लाहौर चिड़ियाघर की रौनकों में हुआ इजाफा, 11 फुट लंबे 32 किलो अजदहे की आमद, कोरोना वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर का अहम ऐलान। और इस्लामाबाद से इस सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, बताइएगा क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महानूर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के अहवाल के साथ मैं हूँ रजिया खान। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत का बड़ा फैसला, सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराने का ऐलान। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $1 बिलियन अदा कर दिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए गए कर्ज की दूसरी किस्त अदा कर दी। कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इजलास, वज़ीर आज़म का छोटी सनतों के फ़रोग़ के लिए मुकर्रर अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मशकें, मुश्तरका मशकों से दोनों ममालिक की जंगी सलाहियतों में इजाफा होगा। आर्मी चीफ, इस्लामाबाद का वाहिद चिड़ियाघर बंद, हिमालयन रीच, बबलू और सूजी उर्दन रवाना। मोहम्मद वसीम कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। सलीम यूसुफ क्रिकेट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड, मौजूदा मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता। मोहम्मद आमिर। नाजरीन, इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं आपको कराची की पूरे हफ्ते की खास खबरें बताऊंगी, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से वजीर आजम की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता, बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत की दावत दी। MQM वफ्द की इस्लामाबाद में वजीर आजम से मुलाकात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह किया। कराची में दहशतगर्दी की कोशिश, 2 मुख्तलिफ वाक़यात के बाद पुलिस हाई अलर्ट। चोर की दीदा दलेरी, ATM मशीन खोलकर 17 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। कराची में कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई, 14 करोड़ से जायद मालियत का भारतीय स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। खातून पुलिस अफसर से दोस्ती महंगी पड़ गई, मुलजिम मुलाकात करने आया तो पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को धर लिया। कराची में आरजू फातिमा अगवा केस में अदालत ने मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। कसीर मंजिला इमारतों की तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर से कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म ने चंद दिन पहले शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने की बात की थी, जिस पर पीपल्स पार्टी ने सख्त रिएक्शन दिया था। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, बाकी खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान की वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्क और सूबा सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में कराची पैकेज के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर आज़म को मिसिंग पर्सनस के हवाले से बताया और साथ ही साथ MQM के सियासी दफातर की वापसी के इशू पर भी बात की। MQM वफ़द ने कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर का मामला भी वज़ीर आज़म के सामने उठाया है।
वज़ीर आज़म ने MQM रहनुमाओं को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध ने भी मुलाकात की। गवर्नर सिंध की जानिब से वज़ीर आज़म को कराची में तरक्याती कामों पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। कराची में दहशतगर्द फिर सर उठाने लगे हैं। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे साजिद रऊफ के मुताबिक दहशतगर्दी का पहला वाकया कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर रूनुमा हुआ, जब रेंजर्स के एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने क्रैकर हमला किया। इस हमले में रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। दूसरा वाकया क्लिफ्टन में पेश आया, जहां एक गैर मुल्की शख्स की गाड़ी में बम नस्ब किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से बम ना फट सका। गैर मुल्की शख्स की गाड़ी में बम नस्ब करने की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। ऊपर तले इन दोनों वाकयात के बाद शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस हुकाम दहशतगर्दों का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, कराची में पुलिस एहलकार अगवा बराए तावान की वारदातें करने लगे। कराची के एक मकामी बिल्डर को एक पुलिस अफसर ने अगवा किया और 15 लाख रुपए तावान भी वसूल किया। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के मुताबिक 2 दिसंबर को अगवा होने वाले बिल्डर शुएब अहमद सिद्दीकी ने बताया कि वो 15 लाख रुपए तावान देकर रिहा हुआ है। एंटी वायलेंट सेल ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि इस वाकये में DSP सईदाबाद बराह रास्त मुलव्वस हैं। DSP के साथ इसके बेटे ने भी अगवा की इस वारदात में उसका साथ दिया। बिल्डर अगवा के इस केस में DSP सईदाबाद, उसके बेटे और उसके ड्राइवर और गनमैन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद तफ्तीश की जा रही है। और दूसरी तरफ कराची में चोर ने दीदा दलेरी की इंतहा कर दी। एक निजी बैंक की ATM मशीन को खोलकर उसमें से 17 लाख रुपए निकाले और उड़न छू हो गया। इस पूरी वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। ये वाकया चंद दिन पहले पेश आया, जब एक चोर ने अकेले ATM मशीन को खोला, उसमें मौजूद 17 लाख की रकम निकालकर फरार हो गया। मुलजिम दीदा दलेरी की इंतहा करते हुए अपने साथ ATM मशीन की एक ट्रे भी ले गया। मुलजिम तकरीबन 12 मिनट तक ये वारदात सरअंजाम देता रहा। पुलिस ज़राए के मुताबिक वारदात के वक्त बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था और ना ही बैंक अलार्म काम कर रहा था। बैंक इंतजामिया की लापरवाही ने मुलजिम को एक कामयाब वारदात करने का मौका फराहम किया। पुलिस ने मौका वारदात से मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं और मुलजिम की तलाश जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान कस्टम्स ने भारत स्मगल होने वाले कपड़े और सूती धागे की बड़ी खेप पकड़ ली है। ज़राए के मुताबिक कस्टम हुकाम को ये इत्तला मिली थी कि न्यू कराची के गोदाम में भारत से स्मगल होने वाले कपड़े और सूती धागे की डंपिंग की जा रही है, जिस पर कस्टम हुकाम ने गोदाम पर छापा मारकर 14 करोड़ से जायद मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके बरामद शुदा मसनूआत जब्त कर ली। कस्टम हुकाम ने भारतीय मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया है और तफ्तीशी टीमें भी तश्कील दे दी हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। ज्यादातर स्मगलिंग की अशिया अफगानिस्तान से कोयटा और कोयटा से पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक पहुंचती हैं। इसके अलावा चमन के रास्ते भी स्मगलिंग की अशिया पाकिस्तान के कई शहरों तक पहुंचाई जाती हैं। ताहम कराची में चूंकि कारोबारी सरगर्मियां भी ज्यादा होती हैं, इसलिए स्मगलर्स खास तौर पर स्मगल शुदा सामान कराची पहुंचाते हैं। ये सिलसिला कई दहाइयों से मुसलसल जारी और सारी है। हुकूमत पाकिस्तान और कस्टम हुक्काम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल शुदा अशिया की भरमार है। स्मगलिंग के लिए ज्यादातर मुसाफिर बसों और माल बरदार ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्मगलिंग में कोई एक नहीं बल्कि मुताद्दिद गिरोह कारफरमा है। स्मगल शुदा अशिया में ज्यादातर मिकदार ममनू अशिया की होती है, जिन्हें खरीदने वाले हर हाल में उन्हें खरीदते हैं। इन अशिया में कई तरह के ड्रग्स से लेकर दीगर अशिया भी शामिल हैं। स्मगल शुदा सामान पर चूंकि कोई टैक्स अदा नहीं किया जाता और ना ही हुकूमत के पास इसका कोई रिकॉर्ड होता है, इसलिए स्मगलर्स न सिर्फ मुल्की कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते होते हैं बल्कि हुकूमती खजाने को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। स्मगलिंग की सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि वो तमाम अशिया जिनकी खरीदो फरोख्त कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं, लेकिन ये मार्केट में इन अशिया की तलब मौजूद होती है, तो इस सूरत में स्मगलर्स मुनाफाखोरी के लालच में इन अशिया को स्मगल करवा कर मुंह मांगे दामों फरोख्त करते हैं। नाजरीन, खबर ये भी है कि पुलिस वाली से दोस्ती महंगी पड़ गई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है कराची में, जहां खातून SHO ने डकैती के मुलजिम से पहले फोन पर दोस्ती की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कराची में टीपू सुल्तान थाने की खातून SHO ने बड़ी महारत के साथ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खातून पुलिस ऑफिसर ने मुख्तलिफ डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम से फोन पर दोस्ती की और मुलजिम को मुलाकात के लिए मुकर्ररा जगह पर बुलाया। मुलजिम जब मुलाकात के लिए आया तो खातून पुलिस ऑफिसर ने साथी एहलकारों की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम के कब्जे से 2 लाख से ज्यादा मालियत के जेवरात, नकद रकम और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। नाजरीन, कराची में आरजू फातिमा अगवा केस में सिटी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आरजू फातिमा केस मुबैना अगवा और कम उम्री की शादी पर मुश्तमिल था। केस की समाअत के बाद अदालत ने आरजू फातिमा के शौहर अली अजहर समेत दूसरे मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया है कि अली अजहर 5 लाख जबकि निकाह खान समेत दीगर मुल्जिमान 1 लाख रुपए ज़र जमानत जमा करवाएंगे। नाज़रीन, कराची में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक दरखास्त गुजार ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी कि कराची में कसीरुल मंजिला इमारतें किसी भी सिविल इदारे की मंजूरी के बगैर बन रही हैं। फिर उन इमारतों को फरोख्त कर दिया जाता है, लेकिन असल मालिक का इल्म नहीं होता, जिससे शहरियों के अरबों रुपए डूब जाते हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इस दरखास्त पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं और हुकाम से 19 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। नाज़रीन, कराची की हफ्ते की अहम खबरें आपने जानी और अब मैं आपको बताऊंगी लाहौर की खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। नाजरीन, लाहौर में सजा बॉक्सिंग के आलमी मुकाबलों का मेला। पाकिस्तानी नियात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की शहर लाहौर आमद। बॉक्सर आमिर खान ने गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवत से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि लाहौर में बॉक्सिंग मुकाबलों का इनेकाद खुशाइंद है। 19 दिसंबर से शहर लाहौर में कोरोना फ्री माहौल और SOPs के साथ बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू हुए। गवर्नर हाउस लाहौर में बॉक्सिंग मुकाबलों में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तानी नियात बॉक्सर आमिर खान और मोहम्मद वसीम के माबैन हुआ। लाहौरियों को सख्त सर्दी में बॉक्सिंग के मुकाबले देखने का यादगार मौका मिला, जिसे शहरियों ने खूब इंजॉय किया। मुकाबलों में पाकिस्तानी चैंपियन मोहम्मद वसीम, नादिर बलोच और दीगर बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। ये मुकाबले 19 दिसंबर को लाहौर में कोरोना फ्री माहौल और SOPs के साथ गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुए। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। Wasim gets inside and now he's cornering him. Another quick combination, another body shot. पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBC मिडल ईस्ट का टाइटल अपने नाम कर लिया। I mean, Wasim is not going for the KO. Wow. He's going for the knockout now. गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बॉक्सिंग प्रोफेशनल मुकाबलों का इफ्तिताह किया। गवर्नर हाउस में सजी तकरीब में सूबाई वुज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। प्रोफेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान, बरतानिया, फिलिपाइन, अफगानिस्तान और इटली के बॉक्सर्स एक्शन में दिखाई दिए। टाइटल मुकाबले में मोहम्मद वसीम का फिलिपाइन के जिनी बॉय बोका से जोड़ पड़ा, जिसमें मोहम्मद वसीम ने कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान के नादिर बलोच ने अफगानिस्तान के जवाद को हराकर WBC मिडल ईस्ट फीडर वेट का टाइटल भी जीत लिया। गवर्नर पंजाब ने इनामात के जरिए मुल्की और गैर मुल्की फातेह बॉक्सर्स की हौसला अफजाई की। और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने शहर लाहौर के लिए किया है एक बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान। लाहौरियों को रिहाइश की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए 56 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दी। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लाहौरियों के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज में बैनुल अक़वामी मयार के 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर, 9 लखा पुलिस स्टेशन से शेरावाला गेट तक 2 किलोमीटर तवील अंडरपास की कंस्ट्रक्शन और शाहकाम चौक पर 1.5 अरब रुपए की लागत से ओवरहेड ब्रिज की तामीर भी शामिल है। 1 अरब की लागत से 10 ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक, इसके अलावा निचले तबके के लिए 4000 घरों की तामीर, जिस पर 40 अरब की लागत आएगी। लाहौर आबादी के लिहाज से अब दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में शामिल होता है और बढ़ती हुई आबादी के मसाइल को देखते हुए शहर लाहौर के लिए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बड़े तिजारती पैकेज का ऐलान किसी नेमत से कम नहीं। नाज़रीन, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में हुआ इजाफा, बागों के शहर लाहौर में धुंध के साए गहरे होने लगे। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में इस वक्त कड़ाके की सर्दी का राज है। खून जमा देने वाली सर्दी ने शहरियों के मामूलात जिंदगी को काफी हद तक मुतासिर किया है। धुंध के बायस मोटरवे M3 को लाहौर से समंदरी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। उधर महकमा मौसमियात ने भी शहर लाहौर में मगरबी हवाओं के बायस लाहौर में शदीद सर्दी की पेशगोई की है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि शदीद धुंध में अगर आपको घर से निकलना भी पड़े
तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और कोरोना वबा के माहौल में SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें, क्योंकि सख्त सर्दी के मौसम में वायरस के फैलने का ज़्यादा खतरा है। इसलिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाइए। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। खुदा करके ऑरेंज लाइन ट्रेन को चले अभी चंद माह ही गुजरे थे कि लेस्को ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को 7 करोड़ रुपए बिल की सूरत बिजली का पहला झटका दे दिया। ऑपरेशनल होने के बाद ऑरेंज ट्रेन ने गुज़श्ता माह के दौरान 7 करोड़ की बिजली सर्व की। सिंहपुरा सर्किट से 13 लाख यूनिट्स ऑरेंज लाइन ट्रेन ने इस्तेमाल किए, जबकि मुल्तान रोड सर्किट से 21 लाख यूनिट्स बिजली इस्तेमाल की गई। दोनों सर्किट्स पर इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का बिल 7 करोड़ रुपए बनाया गया है। लेस्को ने दोनों सर्किट्स की रीडिंग लेकर बिजली का बिल जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन की इंतजामिया बिजली का ये भारी बिल कब तक अदा करती है। नाज़रीन, रवा साल में गुज़श्ता साल की निस्बत जराइम की शरह में 15% इजाफा देखने में आया। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 1,10,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। जराइम की शरह के इजाफे की वजह और लाहौर पुलिस की आइंदा की हिकमत अमली के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CCPO लाहौर उमर शेख। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि शहर भर के थानों में इस साल दर्ज मुकदमात की तादाद गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? पहली चीज़ तो मैं ये मानना चाहिए कि क्राइम बढ़ रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। और मैंने जो अपनी 3 माह की बताई है यहाँ पे परफॉर्मेंस कह लें या मुख्तलिफ विंग्स की, तो उसमें अगर आप चेक करें तो तकरीबन मेरा ख्याल है 13 या 14% हमने FIRs लॉन्च की हैं, जो कंप्लेंट्स हमारे पास यूजुअल आई हैं, जो निस्बतन शायद पहले कम होती थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें तस्लीम करना चाहिए कि क्राइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राइम है। अच्छा उमर साहब, आपने बतौर CCPO लाहौर अपनी तैनाती के बाद मुहर्रर से लेकर DIG तक तब्दील किए, इसकी क्या वजह है और क्या मुस्तकबिल में इससे बेहतरी आएगी? देखिए जी, पहली चीज़ तो यह है कि DIG तो मेरा मैंडेट नहीं था या SSP's मैंडेट नहीं था। मेरा मैंडेट तो था निचली सतह पे, और उस पर मैंने यकीनी तौर पे देखा कि ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद हैं जिनको 10-10, 15-15 साल हो गए हैं वो पुलिस में काम कर रहे हैं, और उनको मौका नहीं मिला किसी भी थाने को हेड करने का। तो मैंने तो SHOs इस लिहाज से चेंज किए कि यंग ब्लड को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जब भी कोई यंग ब्लड आता है या एक बंदा जिसको चांस नहीं मिला होता, तो वो अपनी बेस्ट से बेस्ट दिखाने की परफॉर्मेंस कोशिश करता है। इसी तरह बिल्कुल मुहर्ररान मैंने सारे चेंज कर दिए हैं। क्यों? कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। उसके दोनों चीज़ें हैं, एक तो लोग काम करने से इतना ज़्यादा माइल नहीं रहते, और सेकंडली ये है कि जब आप किसी को भी कहीं ज़्यादा रखेंगे तो यकीनन वहाँ पे ग्रुपिंग, वहाँ पे शरीका, वहाँ पे माफिया, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, ऐसी तमाम बुराइयाँ पैदा होती हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो ब्रिटिशर्स ने जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रूल बुलाया था तो उसने 3 साल के बाद कहा था कि हर सूरत आप चेंज करें, और इनमें से मेजॉरिटी वो हैं जो 10-10 साल से 15-15 साल से लगे हुए थे, जो उनको चेंज किया। साल 2021 में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की शरह में कमी के लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है? इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारे लिए कंसर्न है, काज ऑफ कंसर्न है, वो है यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम। लाहौर के अंदर हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। हम बॉडी कैम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्वाइट रिसेंटली मेरे पास सारे वर्किंग पेपर तैयार हैं। IG साहब ने हमें इसका ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम बॉडी कैम इंट्रोड्यूस कराएं। हम ट्रैकर्स गाड़ियों में लगा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे जो है, हमारे ऑफिशियल्स कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग को हम IT बेस्ड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रेजेंस रहे। उन तमाम एरियाज में रहे जो हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। नाज़रीन, अच्छी खबर यह है कि लाहौर चिड़ियाघर की रौनकों में हुआ इजाफा। जी जनाब, इस मरतबा इंडियन रॉक पाइथन को जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ के इलाके से पकड़ा गया, जिसे वाइल्ड लाइफ हुकाम ने लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले कर दिया। 11 फुट लंबे और 32 किलो वजनी मादा अजदहे की चिड़ियाघर आमद के बाद अब अजदहों की तादाद 8 हो गई है। पाकिस्तान में सांपों समेत जमीन पर रेंगने वाले हशरात से मुताल्लिक आम ख्याल ये है कि वो जहरीले होते हैं और उन्हें मार देना चाहिए।
इस वजह से रोजाना दर्जनों सांप मार दिए जाते हैं। कई वाकयात में लोग नायाब नस्ल के अजदहों को भी मार देते हैं। ताहम इस नायाब जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मुआशरे में इनफरादी सतह पर शऊर उजागर करने की जरूरत है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, कोरोना वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर का अहम ऐलान। कोरोना वायरस की वैक्सीन इजाद होते ही इसके साथ झूठी अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। ताहम साइंसदानों ने इन अफवाहों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। इन अफवाहों में से एक अफवाह यह है कि कोरोना वैक्सीन इंसानी डीएनए को तब्दील कर देगी, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ये वैक्सीन इंसानों की मुदाफ़ती निज़ाम इस प्रोटीन को पहचान कर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करेगा और कोरोना वैक्सीन से डीएनए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि कोरोना वैक्सीन के हवाले से दूसरा साजिशी नजरिया ये है कि इस वैक्सीन के जरिए इंसानी जिस्म में माइक्रोचिप दाखिल की जाएगी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कोई मंसूबा कभी ज़ेरे गौर आया ही नहीं। जबकि इन अफवाहों के सद्देबाब के लिए समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने कोरोना वैक्सीन के बारे में गुमराहकुन ट्वीट्स को हटाने का फैसला किया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम के लिए जरूरी है कि वो कोरोना वैक्सीन के बारे में फैलाई जाने वाली झूठी खबरों से दूर रहें। जी जनाब, तो ये था कराची और लाहौर कॉस्मोपॉलिटन का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान। ओवर टू यू रजिया। शुक्रिया मानूर। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सेनेट इलेक्शन का इनेकाद जल्द कराने से मुतल्लिक मुशावरत की गई। काबीना इजलास में हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने का फैसला किया गया, जबकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई भी ली जाएगी। जबकि काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस इंतहाई शफाफ हों। सब जानते हैं कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगते हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने इसी मामले पर 20 अरकान सूबाई असम्बलियों को अपनी ही पार्टी से निकाल दिया था। शिबली फराज का इस हवाले से मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में हमने एक बिल असम्बली में पेश किया है और इजलास में इस पर बहस हुई कि हम इस बिल को किस तरह पास करा सकते हैं। इस बिल को पास कराने के लिए कोई आईनी तरमीम, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या इलेक्शन कमीशन के जरिए पास करवाया जाए। ताहम हमने तय किया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया। हुकूमत के पास वसाइल होते हैं और चाहे तो हुकूमत इलेक्शन मुतासिर कर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हों। सेनेट इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मिल जाएगी और अगर असम्बली का इजलास हुआ तो वहां से बिल पास कराने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। हुकूमत का सेनेट इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में कराने का फैसला। तय हमने ये किया कि अंडर 186 जो है तो सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे। मुद्दा है वो यही है कि वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए वो इलेक्शंस हो। वफाकी काबीना इजलास में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद वजीर इत्तलात ने कहा वजीर आज़म चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन इंतहाई साफ शफाफ हों। सब जानते हैं कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया था, उसकी बुनियाद पे हमने एक तो बिल पेश किया है असेंबली में, और चूंकि आज इस पे बहस हुई कि हम किस तरह से इसको पास करा सकते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए होगा, इलेक्शन कमीशन के थ्रू होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा हुकूमत के पास वसाइल होते हैं और चाहे तो हुकूमत इलेक्शन मुतासिर कर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हो। सेनेट इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मिल जाएगी और अगर असम्बली का इजलास हुआ तो वहाँ से बिल पास कराने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने सऊदी अरब से लिए गए कर्ज की दूसरी किस्त $1 बिलियन की सूरत में वापस कर दी है। अब आखिरी किस्त आइंदा साल जनवरी में अदा कर दी जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के पेश नज़र इसे $3 अरब की रकम बतौर कर्ज फराहम की गई थी। पाकिस्तानी हुकूमत इससे कबल सऊदी अरब के तकाजे पर $1 अरब पहले ही अदा कर चुका है, जबकि हाल ही में दूसरी किस्त भी अदा की जा चुकी है, जो इतनी ही कसीर रकम बनती है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को दूसरी किस्त की अदायगी के लिए 31 दिसंबर
दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, ताहम पाकिस्तान ने इसे पहले ही अदा कर दिया। अब आखिरी किस्त जनवरी 2021 में अदा कर दी जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब की ये खतीर रकम बतौर कर्ज अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए दी गई थी। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के पास इस वक्त $13.3 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं। सऊदी अरब को हालिया और आइंदा माह अरबों डॉलर्स देने से अदायगियों के तवाज़ुन को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से पैसे लेकर सऊदी अरब को दिए हैं। दफ्तर खारजा ज़राए के मुताबिक इस मुश्किल सूरत हाल में एक मरतबा फिर चीन अपने देरीना दोस्त पाकिस्तान की मदद को आगे बढ़ा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टेट बैंक की चीन के कमर्शियल बैंकों के साथ पहले से ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही थी। दफ्तर खारजा हुकाम के मुताबिक हम सऊदी अरब को $1 बिलियन वापस कर चुके हैं। आइंदा माह बाकी मानदा रकम भी अदा कर दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान जुलाई 2020 में पहले ही $1 बिलियन अदा कर चुका है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ये रकम मुआहदे के तहत तयशुदा तारीख से पहले वापस कर दी है। सऊदी अरब ने $3 अरब की ये खतीर रकम 15 दिसंबर 2018 को 3 साल की मुद्दत के लिए दी थी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने छोटी सनतों के फ़रोग़ के लिए मुकर्रर अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, वज़ीर सनत हमाद अजहर, मावन ख़ुसूसी उस्मान डार, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड, सनत, कॉमर्स, ख़जाना, तवानाई, पेट्रोलियम और कानून डिवीज़न के सेक्रेटरीज़ भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन FBR, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, कमिश्नर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और वीडियो लिंक पर चारों सूबों के हुकाम भी शरीक थे। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि SMEs को माली मावनत देने के लिए तमाम शराकतदारों से मुशावरत हो रही है। इस ज़मन में SME फंड भी कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि SMEs के फ़रोग़ के लिए कानूनी, इंतज़ामी और रेगुलेटरी मसाइल जल्द हल करने के लिए अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि छोटे और दरमियाने कारोबारी तबके की सहूलत के लिए टैक्स फॉर्म आसान बनाया जा रहा है। समीडा की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तंजीमें नौ की जा रही है ताकि कारोबारी तबके को मावनत दी जाए। इजलास में बताया गया कि सूबों में वर्किंग ग्रुप्स कायम हो चुके हैं जो छोटे और दरमियाने कारोबार को मदद देंगे। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि SMEs का डाटा तरजीही बुनियादों पर अपडेट किया जा रहा है ताकि डेटाबेस की बुनियाद पर हुकूमत SMEs को बर वक्त सहूलत दे सकेगी। उनका कहना था कि तमाम माशी इशारे मस्बत सिमत में जा रहे हैं। इनमें मजीद बेहतरी के लिए SMEs का फ़रोग़ ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन के साथ जंगी तैयारियों और बेहतरीन रवाबित पर जोर दिया है। पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मश्क शाहीन 9 के मुआयने के लिए एयरबेस के दौरे पर पाक फौज के सरबराह का कहना था कि बढ़ते जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का सामना करने के लिए चीन के साथ मुश्तरका मशकें दोनों ममालिक की जंगी तैयारियां बढ़ाने के लिए अहम हैं। शाहीन 9 मशकें, जिसमें पाक फ़िज़ाइया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हिस्सा ले रही हैं, वो इस साल पाकिस्तान में मुनक्किद हुई हैं। ये मशकें साल 2011 से बारी बारी दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदगी से मुनक्किद होती हैं। मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तवील अरसे से कशीदा हैं। इसी तनाजुर में दोनों ममालिक की जंगी तैयारियों और बाहमी ताउन को बढ़ाने से मुतल्लिक जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान बहुत अहम है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुश्तरका मश्क से दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज की जंगी सलाहियतों में खातिर खा इजाफा होगा और ताकत और हम आहंगी के साथ इनके दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देगा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने बेहतरीन ऑपरेशनल नताइज के लिए इंटर सर्विसेज हम आहंगी और ताउन बेहतरीन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने PAF की पेशा वराना महारत, लगन और बुलंद हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत ने इसे दुनिया में बेहतरीन फ़िज़ाइया में से एक बना दिया है। इस हवाले से देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकें शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। शाहीन सीरीज की पाक चीन मुश्तरका मशकें 2011 में शुरू हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एयरबेस पहुंचने पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर शुरका और अहलकारों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा,
کہ مشترکہ مشقوں سے دونوں فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا، باہمی اشتراک اور آپریشنل ہم آہنگی میں بہتری آئے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عزم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا بلند عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں انہیں دوسروں سے منفرد کرتی ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا واحد چڑیا گھر بھی بالآخر بند کر دیا گیا۔ بدھ کو ہمالین ریچھ، ببلو اور سوزو کی اردن روانگی کے بعد چڑیا گھر میں اب کوئی جانور نہیں رہا اور بالآخر اسے تالا لگا دیا گیا۔ اسلام آباد کے چڑیا گھر میں جانوروں کی ابتر حالت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا اور تمام جانوروں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کرنے کے احکامات دیے تھے۔ 2 شیر اور 1 شتر مرغ منتقلی کے دوران ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ گزشتہ دنوں 51 ہاتھی کو کمبوڈیا منتقل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد چڑیا گھر کا قیام 1978 میں عمل میں آیا اور یہ 10 ایکڑ کے علاقے پر محیط ہے، جسے اب وائلڈ لائف کنزرویشن سینٹر کا حصہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کرکٹر محمد وسیم کو چیف سلیکٹر اور سلیم یوسف کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ محمد وسیم اور سلیم یوسف دونوں کی تقرری 3 سال کے لیے کی گئی ہے اور یہ دونوں ورلڈ کپ 2023 تک اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ سابق چیف سلیکٹر اور قومی ٹیم کے موجودہ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ محمد وسیم آئندہ سال جنوری میں پاکستان کے دورے پر آنے والی جنوبی افریقی ٹیم کے خلاف 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچوں کی سیریز کے لیے ٹیم منتخب کرنے کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ 43 سالہ محمد وسیم ان دنوں قائد اعظم ٹرافی میں ناردرن کرکٹ ایسوسی ایشن کی کوچنگ کر رہے ہیں اور وہ قائد اعظم ٹرافی کے بعد عہدے کا چارج سنبھال لیں گے۔ پی سی بی نے سلیکشن کمیٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور تمام کرکٹ ایسوسی ایشنز کی فرسٹ 11 ٹیموں کے ہیڈ کوچز ہی سلیکشن پینل میں شامل رہیں گے۔ محمد وسیم جیسے ہی چیئرمین سلیکشن کمیٹی کا عہدہ سنبھال لیں گے، اس کے ساتھ ہی ناردرن کرکٹ ایسوسی ایشن کے نئے کوچ کی تقرری کر دی جائے گی۔ محمد وسیم نے چیف سلیکٹر بننے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور وہ نئے کردار میں بہترین کام کے لیے پر امید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2021 میں پاکستان کو بہت زیادہ کرکٹ کھیلنی ہے۔ محمد وسیم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ بطور چیف سلیکٹر سخت فیصلے کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس نئے کردار میں پاکستان کرکٹ کی خدمت کے منتظر ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا کہ 2 بہترین افراد کی چیئرمین سلیکشن کمیٹی اور کرکٹ کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے تقرری پر وہ بہت مسرور ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر نے احتجاجاً انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ موجودہ مینجمنٹ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ بورڈ اور مینجمنٹ کے رویے سے دل برداشتہ محمد عامر نے احتجاجاً ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ مینجمنٹ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ موجودہ ٹیم مینجمنٹ مجھے ذہنی اذیت کا نشانہ بنا رہی ہے اور میں موجودہ صورتحال میں ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک مصباح الحق اور وقار یونس ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ ہیں، اس وقت تک میں نہیں کھیلوں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پرفارمنس کے باوجود مجھ پر طنز کیا جاتا ہے اور موجودہ کوچز دبے لفظوں میں کہتے ہیں عامر نے دھوکہ دیا۔ عامر نے الزام عائد کیا کہ انہیں منصوبے کے تحت سائیڈ لائن کیا گیا اور ان کے بارے میں تاثر قائم کیا گیا کہ وہ ملک کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے۔ فاسٹ بالر نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے درخواست کی کہ انہیں مستقبل کی سیریز میں سلیکشن کے لیے زیر غور نہ لایا جائے۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد عامر کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد محمد عامر سے فون پر گفتگو کی۔ 29 سالہ فاسٹ بالر نے تصدیق کی کہ ان کی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کی کوئی خواہش یا ارادہ نہیں اور انہیں مستقبل کے بین الاقوامی میچز میں سلیکشن کے لیے زیر غور نہ لایا جائے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔